Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is our another session of thermodynamics. In this session, we will discuss about equation of real gas or van der Waal equation. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये ऊष्मा गतिकी का हमारा अगला सेशन है जिसमें हम van der Waal समीकरण क्या है या वास्तविक गैस समीकरण क्या होती है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इन अर्लियर सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियल गैस and there are certain limitations of ideal gas. So here we will discuss about real gas. तो इससे पहले के हमारे सेशन में हमने आदर्श गैस के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, परंतु यह पाया गया था कि प्रकृति में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो आदर्श हो। इसलिए वास्तविक गैसों का अध्ययन करना आवश्यक है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एंड्रयू एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व एंड स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी। हम हमारे इस सेशन में एंड्रयू ने जो प्रायोगिक पीवी वक्र खींचे थे तथा समतित्व अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम van der Waal समीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस हियर अबाउट van der Waal इक्वेशन। So first of all, Andrew's experimental PV curve and state of continuity। तो सबसे पहले एंड्रयू के प्रायोगिक पीवी वक्र तथा समतित्व अवस्था। So Andrew experimental curve. Andrew performed experiment on carbon dioxide at various temperature। एंड्रयू ने विभिन्न तापों पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रयोग किए एंड ड्रॉ द कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उसमें 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापों पर दाब तथा आयतन के लिए वक्र खींचे और जो वक्र उसने प्राप्त किए वो कुछ इस प्रकार से थे। द कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम for carbon dioxide at different temperature which were observed by Andrew will be like this। so ये जो कर्व है ये 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। दिस इज एट 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज एट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। तो इस टाइप से टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है और यहां पर हमने वॉल्यूम एंड यहां पर प्रेशर लिया है। तो दाब एंड आयतन के मध्य विभिन्न तापों पर हमने वक्र खींचे हैं। तो एंड्रयू ने जो वक्र खींचे थे उसी को हम यहां पर ले रहे हैं। तो इस कर्व से क्लियर है कि 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, दाब का मान बढ़ाते हो, तो वॉल्यूम हमारा कम होता जाता है
आयतन का मान कम होता जा रहा है। सो ए बी, देन बी सी एंड देन सी डी। और ये वाली जो बीच वाली स्टेट है, जो हॉरिजेंटल लाइन हमको मिल रही है, इट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्लस लिक्विड स्टेट। यहां पर वेपर स्टेट या गैसेस स्टेट, यहां पर वेपर एंड लिक्विड दोनों स्टेट हैं, जबकि यहां पर कंप्लीटली लिक्विड स्टेट है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम हमारा कम होता जा रहा है और गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती जा रही है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बीच वाला जो पोर्शन है, हॉरिजेंटल लाइन जो है, इसकी साइज कम होती जाएगी और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर ये कंप्लीट लाइन हमारी डिसअपियर हो जाएगी, जिसको हमने पॉइंट एक्स कहा है। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और अगर इसके ऊपर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बीच वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। इट मीन्स गैस डायरेक्टली हमारी यहां पर लिक्विड स्टेट में आ गई है और इससे ऊपर केवल हमको गैसेस स्टेट मिल रही है। At 13.1 degree centigrade, as pressure increases, the volume of gas V decreases. Approximately, according to Boyle's law, and here we obtain the AB part of the curve. तो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम दाब का मान बढ़ाते हैं तो गैस का आयतन कम होता जाता है और ये लगभग बॉयल के नियम के अनुसार है। एंड वी गेट ए बी पार्ट ऑफ द कर्व, तथा हमें वक्र का ए बी भाग प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर और इंक्रीज करते हैं, दाब का मान और बढ़ाते हैं, तो हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा। A to B, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट। कर्व का जो ए बी पार्ट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है। तो यहां पर CO2 कंप्लीटली गैसियस स्टेट में है। अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा और गैस हमारी लिक्विफाई होना स्टार्ट करेगी, ये द्रवित होना प्रारंभ करेगी। At B, the volume of gas is so reduced, so the gas is in the saturated state and starts to become liquid. बिंदु B पर, ये पॉइंट हमारा B, the volume of gas is so reduces, so the gas is in the saturated state and starts to become liquid. बिंदु B पर गैस का आयतन इतना कम हो जाता है कि गैस हमारी संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेती है तथा यह द्रवित होना प्रारंभ करती है। और ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर 49 एटमॉस्फेरिक है, 49 वायुमंडलीय दाब है। इफ नो मैटर is occupies, then this state will be saturated state. यदि इस अवस्था में कोई भी अतिरिक्त पदार्थ
नहीं ऑक्यूपाई होता है तो ये जो अवस्था है यह संतृप्त अवस्था होगी। अब जो हमने कर्व ड्रॉ किया था वही हमने वापस यहां पर दिखाया है। ड्यूरिंग बीसी के दौरान, मतलब इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट बी पर गैस हमारी लिक्विड स्टेट में चेंज होना प्रारंभ कर रही थी और इस बीसी के ड्यूरेशन में ये कंटिन्यूसली लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। सो ड्यूरिंग बीसी द गैस इज continuously liquefied, so its volume decreases and pressure remains almost constant। तो बीसी भाग के दौरान गैस सतत रूप से द्रवित होती है तथा इसका आयतन घटता है जबकि दाब का मान लगभग नियत रहता है। तो यहां पर वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, आयतन का मान कम हो रहा है जबकि दाब का मान लगभग नियत है। एट पॉइंट सी, अब बीसी पार्ट से हमारा कर्व पास हो रहा था और ये पॉइंट सी पर आ गया है। तो ये जो पॉइंट सी है यहां पर गैस कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, गैस पूर्णतः द्रवित हो जाती है। सो बिंदु सी पर गैस पूर्णतः द्रवित हो जाती है एंड आफ्टर इट वी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तथा इसके पश्चात V का मान लगभग नियत रहता है चाहे गैस का दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए। तो यहां पर प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, दाब का मान हम यहां पर बढ़ा रहे हैं, पर गैस का जो वॉल्यूम है वो अभी भी यही बना हुआ है। तो ये हमारी गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, पॉइंट बी पर गैस लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट करती है और बीसी ड्यूरेशन में ये कंटिन्यूसली लिक्विड स्टेट में चेंज होती है एंड पॉइंट सी पर जाकर ये कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इसके बाद में प्रेशर चाहे कितना ही इंक्रीज कर दो, गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, गैस का आयतन लगभग नियत बना रहता है। तो दोनों कर्व के अंदर डिफरेंस क्या है कि 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्व हमको ABCD मिला था एंड 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्व EFGH हमको मिल रहा है। सो कर्व EFGH is similar to ABCD. Only difference is that the horizontal portion of this curve, that is FG, is smaller than BC. तो ABCD तथा EFGH दोनों वक्र समान हैं, अंतर केवल यह है कि ABCD वक्र में क्षैतिज भाग BC की लंबाई वक्र EFGH के क्षैतिज भाग FG की तुलना में अधिक थी। It means as we increase the temperature, the horizontal part of the curve
become smaller and smaller. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे गैस का ताप बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे पीवी वक्र के क्षैतिज भाग की लंबाई कम होती जाती है और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हॉरिजेंटल पार्ट हमारा डिसअपियर हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा. As temperature rises, the horizontal part of isothermal curve decreases. जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे समतापीय वक्र के क्षैतिज भाग की लंबाई घटती जाती है. तो समतापीय वक्र का क्षैतिज भाग ताप पर निर्भर कर रहा है. इसका मतलब लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट दोनों स्टेट जो कंबाइन हमको मिल रही थी, मीन्स यहां पर कंप्लीट लिक्विड स्टेट नहीं है, कंप्लीट वेपर स्टेट भी नहीं है, यहां पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं. तो ये जो पोर्शन है जहां पर दोनों स्टेट आपको मिलती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. इट शोज दैट the density of saturated vapor and liquid come closer and closer to each other, जो यह दर्शाता है कि संतृप्त वाष्प का घनत्व तथा संतृप्त द्रव का घनत्व दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं. The saturated point F of EFGH curve is at higher pressure than the saturated point B of curve ABCD. तो एक कर्व ABCD था, दूसरा कर्व EFGH है. इस कर्व का जो सैचुरेटेड पॉइंट है B, वो इस कर्व के सैचुरेटेड पॉइंट F के कंपैरिजन में लोअर प्रेशर पर मिलता है. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सैचुरेटेड पॉइंट हमारा हायर प्रेशर पर मिलने लगेगा. Thus, more pressure is required to liquefy the gas at higher temperature. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होती है. तो यहां पर गैस को 49 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे थे, जबकि 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आइसोथर्मल पर गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए अराउंड 58 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है या 58 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है. As temperature rises, the horizontal part of curve decreases. जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, वक्र का क्षैतिज भाग कम होता जाता है and it disappears at temperature 31 डिग्री सेंटीग्रेड और more, तथा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इससे अधिक तापों पर क्षैतिज भाग विलुप्त हो जाता है, which shows that the gas cannot be liquefied. तो इससे ऊपर के तापों पर गैस को
केवल दाब बढ़ाकर द्रवित करना संभव नहीं है। तो यहां पर गैसियस स्टेट, ये लिक्विड एंड वेपर स्टेट, और ये हमारी लिक्विड स्टेट। यहां पर बीच वाला पोर्शन गायब हो गया है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे केवल हमारी एक ही स्टेट रहेगी जो कि गैसियस स्टेट होगी। तो इससे ऊपर के टेम्परेचर पर केवल प्रेशर से या दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित करना संभव नहीं है। At 31.1 degree centigrade, we get a point X known as point of inflection in place of horizontal line. 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्षैतिज रेखा के स्थान पर एक बिंदु X प्राप्त होता है। यह बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन X, अगर इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो उस रेखा का ढाल पॉइंट X के लेफ्ट में और पॉइंट X के राइट में दोनों अपोजिट होंगे। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन X इज अपोजिट ऑन आइदर साइड ऑफ दिस पॉइंट। इस बिंदु पर, कौन सा? X बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल बिंदु के दोनों ओर विपरीत होता है। मतलब एक तरफ स्लोप पॉजिटिव आएगा जबकि दूसरी तरफ स्लोप नेगेटिव आएगा। और ये जो पॉइंट, यहां पर स्लोप 0 है, वक्र का ढाल 0 है। सो फॉर पॉइंट X, बिंदु X के लिए dp by dv is equal to d2p by dv2 is equal to 0। तो बिंदु X पर वक्र का ढाल 0 है, कर्व का स्लोप 0 है, so dp by dv is equal to 0, and also second derivative of p with respect to v is 0, and this is from Virial equation of state। यहां वीरियल अवस्था समीकरण है। This point, which point? X, this point is known as critical point, and the isothermal curve touching this point is known as critical isothermal। तो बिंदु X हमारा क्रांतिक बिंदु कहलाता है तथा क्रांतिक बिंदु पर स्पर्श करने वाला समतापीय वक्र क्रांतिक समतापीय वक्र कहलाता है। तो पॉइंट X हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, और इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो भी आइसोथर्मल कर्व टच करता है, जो भी समतापीय वक्र स्पर्श करता है, दैट कर्व इज नोन एज क्रिटिकल आइसोथर्मल या क्रांतिक समतापीय वक्र कहलाता है। द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम corresponding to critical point are known as critical temperature, critical pressure and critical volume respectively। अब पॉइंट X हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रांतिक बिंदु है, और ये जो क्रांतिक बिंदु है, इस बिंदु पर गैस का ताप क्रांतिक ताप कहलाता है, गैस का दाब क्रांतिक दाब कहलाता है, तथा
गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, प्रेशर हमारा क्रिटिकल प्रेशर होगा एंड वॉल्यूम हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। PC, VC and TC, critical pressure, critical volume and critical temperature are combinedly known as critical constant. तो PC, VC तथा TC संयुक्त रूप से क्रांतिक नियतांक कहलाते हैं। तो हर गैस का क्रिटिकल कांस्टेंट अलग अलग होगा, वो उस गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। प्रत्येक गैस के लिए क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन तथा क्रांतिक ताप अलग अलग होंगे जो उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नाउ कंक्लूजन, निष्कर्ष। एनी गैस कैन बी liquefied below its critical temperature. प्रत्येक गैस इसके क्रांतिक ताप से नीचे के ताप पर द्रवित की जा सकती है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हमको हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं मिल रहा था, तो गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। तो हमको किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाना होगा और उस टेम्परेचर से अगर हम टेम्परेचर गैस का कम कर दें तो उस गैस को हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं या गैस को द्रवित कर सकते हैं। एवरी गैस has a critical temperature above which the gas cannot be liquefied by increasing pressure. प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप या क्रांतिक ताप होगा जिससे ऊपर के ताप पर केवल गैस का दाब बढ़ाकर उसका द्रवीकरण करना संभव नहीं है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से या क्रांतिक ताप से अगर गैस का ताप हम नीचे रखें तो उस गैस को हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उस गैस का हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड and its saturated vapor are equal. क्रांतिक ताप पर द्रव का घनत्व तथा इसके संतृप्त वाष्प का घनत्व समान होता है। तो क्रांतिक ताप पर किसी गैस के द्रव का घनत्व तथा उसके संतृप्त वाष्प का घनत्व समान होता है। Above this temperature, we cannot distinguish between the two states. इससे ऊपर के ताप पर द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था को पृथक नहीं किया जा सकता है। Near critical temperature, the compressibility of gas is very high and it becomes infinitive at critical temperature. क्रांतिक ताप के समीप गैस की संपीड्यता अत्यंत अधिक होती है तथा क्रांतिक ताप पर यह अनंत हो जाती है। Above critical temperature, the gas behaves as permanent gas. क्रांतिक ताप से ऊपर के ताप पर गैस परमानेंट गैस की तरह व्यवहार करती है। परमानेंट गैस का मतलब यह है कि गैस हमारी केवल गैसियस स्टेट में रहेगी
उसका लिक्विफिकेशन, ये द्रवीकरण करना संभव नहीं है। The liquid and gaseous state of substance are consistent and they are two distinct states of a long and continuous physical variation. Now, van der Waal equation, van der Waal समीकरण। So, equation of state of real gas, वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण। तो क्योंकि कोई भी गैस हमारी आइडियल गैस नहीं है, सारी गैसेस रियल गैस होती है, सो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू आरटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो हमको गैसेस के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा, और वो जो मॉडिफिकेशन वाला इक्वेशन होगा वो इक्वेशन रियल गैस का अवस्था समीकरण होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस होगा। क्योंकि रियल गैस के लिए इक्वेशन वान डेर वाल ने दी थी, इसलिए उसको हम वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। If we draw the potential energy curve with intermolecular distance, यदि हम अंतर आणविक दूरी के साथ में स्थितिज ऊर्जा वक्र खींचें तो प्राप्त वक्र कुछ इस प्रकार होता है। और हमने कहा था कि गैस की केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। गैस की केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। जबकि एक्चुअल में हमको इस टाइप से कुछ कर्व मिल रहा है। अब ये कर्व क्या बताता है? When intermolecular distance is small, जब अंतर आणविक दूरी कम हो, R की वैल्यू R0 के कंपैरिजन में कम हो, मीन्स इस कर्व की हम बात कर रहे हैं, then a repulsive force act between the molecules, तो अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि हमने ये कहा था कि अणु ना तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा न ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहे थे, कोई भी दबाव एक दूसरे पर नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उनकी साइज हमने बहुत छोटी मानी थी, इनफाइनाइटली स्मॉल कंसिडर किया था। It shows that the gaseous molecules occupy some space, अर्थात गैस के अणु कुछ स्थान घेरते हैं, and hence they prevent the molecule to come into this area, इसलिए ये दूसरे अणुओं को इस क्षेत्रफल में आने से रोकते हैं। हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज इनफाइनेटली स्मॉल है, उनका आकार अनंत सूक्ष्म है, सो दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, इसलिए वे कोई भी स्थान नहीं घेरते हैं, जबकि वास्तव में वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ स्थान घेरते हैं, इसलिए उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल को उस स्पेस में वो आने से रोकते हैं। When
R इज ग्रेटर देन R0। जब R का मान R0 से अधिक हो, ये वाला पोर्शन हमको मिल रहा है, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज अट्रैक्टिव। तो इस अवस्था में अणुओं के मध्य बल आकर्षण बल होता है। तो अगर R की वैल्यू R0 से कम है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, बल प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर R की वैल्यू R0 से अधिक है तो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा, बल हमारा आकर्षण बल होगा। Thus, the real gases does not obey the ideal gas equation PV equal to RT completely. अतः आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT का पूर्णतः पालन नहीं करती है। Because in deriving this equation we assume that, क्योंकि इस समीकरण को डिराइव करते समय हमने कुछ मान्यताएं ली थी, कुछ एजम्पशंस लिए थे। अगर उन एजम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट एजम्पशन हमारा था, प्रथम मान्यता हमारी थी, द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनेटली स्मॉलर so that the volume occupied by them is negligible in comparison to the total volume of the gas. इस मान्यता के अनुसार गैस के अणु का आकार अनंत सूक्ष्म होता है, इसलिए इन अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, क्योंकि साइज बहुत छोटी है, अनंत सूक्ष्म है, इनफाइनेटली स्मॉल है। तो अगर उसका टोटल वॉल्यूम लें गैसेस मॉलिक्यूल का तो वो बहुत कम होगा, और गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा। Whereas the gaseous molecules have finite size, जबकि गैस के अणुओं का आकार नियत होता है, फाइनाइट साइज होती है। The molecules does not attract each other, अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। Whereas they mutually attract each other, जबकि वास्तव में वे एक दूसरे को अन्योन्य रूप से आकर्षित करते हैं या एक दूसरे पर बल डालते हैं, आकर्षण बल डालते हैं। तो ये जो दोनों एजम्पशंस हमने लिए थे आइडियल गैस में, तो ये दोनों हमारे फेल हो गए हैं, इसलिए हमको एक नई इक्वेशन डिराइव करनी होगी जो कि हमारी रियल गैस इक्वेशन होगी या वास्तविक गैस समीकरण होगी। नाउ द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, वास्तविक गैस के लिए वैन डर वाल समीकरण। इफ Pi and Vi be the pressure and volume of the gas, then at any temperature T, the equation of real gas for 1 gram molecule, यदि किसी दिए गए ताप T पर गैस का दाब Pi हो, आयतन Vi हो, तो 1 ग्राम अणु वास्तविक गैस के लिए समीकरण होगा Pi Vi is equal to
RT। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो थी, आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT थी, उसमें हम P की जगह PI पुट करेंगे, V की जगह VI पुट करेंगे, और जो नई इक्वेशन मिलेगी वो हमको रियल गैस की इक्वेशन होगी, वास्तविक गैस की समीकरण होगी। Now first of all, correction for finite size of molecule। अणु के निश्चित आकार के लिए संशोधन। हमने ये कहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इनफाइनेटली स्मॉल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि गैस के अणु का एक निश्चित आकार होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल की साइज इनफाइनेटली स्मॉल नहीं है, गैस के अणु का आकार अनंत सूक्ष्म नहीं है, इसलिए जो वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल का वो गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होगा। लेट V इज ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। माना V गैस का प्रेक्षित आयतन है। Since the gaseous molecule occupy some space, so the volume of gas in which the molecules can move thermally decreases in comparison to V। चूंकि गैस के अणु कुछ स्थान घेरते हैं, इसलिए गैस का वह आयतन जिसमें अणु तापीय रूप से गति कर सकते हैं, उसका मान V की तुलना में कम होगा। तो एक्चुअल जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में कुछ वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल भी हमारे स्पेस कवर कर रहे हैं, स्थान घेर रहे हैं। सो VI इज इक्वल टू V माइनस B। तो आयतन का मान B से कम हो गया है, इसलिए जो V था हमारा आइडियल गैस में, उसकी जगह हम V माइनस B पुट करेंगे। दिस B इज अ कांस्टेंट। यह B एक नियतांक है। द वैल्यू ऑफ B डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव साइज एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। B का मान गैस के अणु के प्रभावी आकार पर निर्भर करता है, तथा यह गैस के 1 ग्राम अणु में स्थित अणुओं की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ग्राम अणु गैस में कितने अणु हैं उस पर निर्भर करेगा, तथा अणु का प्रभावी आकार क्या है उस पर भी निर्भर करेगा। B is actually the volume of that space around the molecules in which the other molecules cannot go। B वास्तव में वह स्थान है जिसमें किसी अणु के चारों ओर कोई अन्य अणु नहीं आ सकता है। तो किसी अणु के चारों ओर वह स्थान
जिसमें कोई अन्य अणु नहीं आ सकता है, वह आयतन वास्तव में हमारा B है। B is about 4 times of the total volume of gaseous molecules। B का मान गैस के अणु के कुल आयतन की तुलना में लगभग 4 गुना होता है। तो गैस के अणु के कुल आयतन की 4 गुने के बराबर B का मान होता है। दिस इज नोन एज को वॉल्यूम। यह सह आयतन कहलाता है। दिस इज नोन एज को वॉल्यूम। Now next one is correction for intermolecular attraction। अंतर आणविक आकर्षण के लिए संशोधन। मीन्स प्रेशर की वैल्यू जो P थी उसकी जगह हम PI ले रहे हैं। तो PI किस कारण से है, उसका मान क्या होगा, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। Each molecule of gas exert an attractive force on another molecule। गैस का प्रत्येक अणु दूसरे अणु पर आकर्षण बल लगाता है। एंड दिस फोर्स इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। तथा यह आकर्षण बल अंतर आणविक बल कहलाता है। एट हाई टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। उच्च ताप तथा सामान्य दाब पर the molecules are far apart, so the force of attraction between them is negligible। तो उच्च ताप तथा सामान्य दाब पर अणु एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर होते हैं, इसलिए उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। At low temperature and high pressure they come closer and closer, and hence the intermolecular distance between them is negligible, and hence this force cannot be neglected। निम्न ताप तथा उच्च दाब पर हाई टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पर इतनी दूर थे, हमने टेम्परेचर कम किया है और प्रेशर बढ़ाया है, तो एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आएंगे। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर इनके बीच में दूरी कम होती जाती है, इसलिए अब इनके बीच में जो बल था अंतर आणविक बल, उसको नगण्य नहीं माना जा सकता है। सो निम्न ताप तथा उच्च दाब पर अणु एक दूसरे के समीप आते हैं, इससे अणुओं के मध्य अंतर आणविक दूरी का मान नगण्य हो जाता है तथा उनके मध्य लगने वाला बल अब नगण्य नहीं माना जा सकता है। So F is inversely proportional to R square। R हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, अंतर आणविक दूरी है। तो जैसे जैसे R की वैल्यू कम होगी, F की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी या बढ़ेगी। अब ये हमने कुछ मॉलिक्यूल दिखाए हैं। एक मॉलिक्यूल हमारा ये है और एक ये है। अगर मॉलिक्यूल या अणु गैस के चैम्बर के पात्र के मध्य होता है, तो चारों तरफ के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो सभी दिशाओं से समान लगेगा, इसलिए टोटल
फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। जबकि अगर मॉलिक्यूल वॉल की तरफ जाता है, दीवार की ओर जाता है, तो वॉल की तरफ वाले मॉलिक्यूल बहुत कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जबकि इधर के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस फोर्स के कारण ये वापस बीच में आने लगेगा और दीवार से जाकर नहीं टकराएगा। इफ मॉलिक्यूल lying entirely in the gas like A, यदि अणु गैस के पूर्णतः बीच में स्थित हो, जैसा कि हमारा अणु A है, then other molecules attract it by equal forces in all direction। तो इस अवस्था में इसके चारों ओर के दूसरे अणु इसे समान बल से सभी दिशाओं में खींचते हैं, एंड हेंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी 0। अतः इस अणु पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। जितना इधर है उतना इधर है, ये भी कैंसिल कर देंगे, ये भी आपस में कैंसिल करेंगे और ये भी आपस में कैंसिल करेंगे। तो ए के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। इफ अ मॉलिक्यूल lying near the wall of the chamber like B, यदि कोई अणु बी की भांति पात्र की दीवार के समीप स्थित हो, then no force will be act on it towards the wall। तो इस अणु पर दीवार की ओर कोई भी बल नहीं लगता है, and therefore it will experience a force in inward direction। जबकि इस साइड में इसके ऊपर बल लग रहे थे, तो ये जो फोर्स है, ये जो बल है, इसको वापस चैम्बर के अंदर खींच लेंगे, पात्र के भीतर खींच लेंगे, and therefore it will experience a force in inward direction। इसलिए यह अणु भीतर की दिशा में एक बल अनुभव करता है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट विल मूव इनर साइड ऑफ द चैम्बर। तथा इस बल के कारण अणु बी पात्र के भीतर की ओर गति करता है। तो बी हमारा वॉल की तरफ चला गया था, ये वापस अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ इसके बल लगता है, फोर्स लगता है। So the molecule cannot applied so much force to the wall at the time of collision with the wall in comparison to the force which it applied in the absence of attractive force। इसलिए अणु दीवार से टकराने के दौरान इस अवस्था में दीवार पर इतना अधिक बल नहीं लगाता है, जबकि यदि आकर्षण बल नहीं होता तो वह पात्र की दीवार पर अधिक बल से जाकर टकराता, एंड देयरफॉर द इफेक्टिव प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अतः प्रभावी दाब का मान आदर्श गैस के दाब की तुलना में सदैव कम होता है। So P equal to
पी आई माइनस बीटा। बीटा हमारा करेक्शन फैक्टर है, तो P की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। सो Pi is equal to P plus beta. Here beta is reduction in pressure. यहां बीटा दाब में कमी है। The value of beta depends on, बीटा का मान निर्भर करता है the number of molecules attracting per unit volume, एकांक आयतन में स्थित अणुओं की संख्या पर। the number of molecules colliding per second per unit area of the wall, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल दीवार पर टकराने वाले अणुओं की संख्या पर। तो एक वैल्यू हमारी यहां से आएगी, एक वैल्यू हमारी यहां से आ रही है, और ये जो दोनों वैल्यू है ये गैस की डेंसिटी पर डिपेंड करती है, गैस के घनत्व पर निर्भर करती है। सिंस both the above number depends on the density of gas, चूंकि ये दोनों संख्याएं गैस के घनत्व D पर निर्भर करती है, इसलिए एक D हमको यहां से और एक D हमको यहां से मिलेगा। सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D इंटू D, और बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, एंड डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। गैस का घनत्व होगा द्रव्यमान अपॉन आयतन। सो फॉर फाइनाइट मास ऑफ गैस, गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए, मतलब m हमने फिक्स कर दिया है, और m फिक्स कर दिया है तो D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। घनत्व का मान आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर था, एंड D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। बीटा का मान V स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो कांस्टेंट लग जाएगा। सो बीटा इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। यहां पर A हमारा कांस्टेंट है या नियतांक है। दिस A by V स्क्वायर इज नोन एज इंटरनल प्रेशर। A अपॉन V स्क्वायर को हम आंतरिक दाब कहते हैं। A is constant for 1 mole of gas. A एक मोल गैस के लिए एक नियतांक है, तो A इज अ कांस्टेंट। अब Pi हमारा P प्लस बीटा था, बीटा की वैल्यू A बाई V स्क्वायर है, तो Pi आ जाएगा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। तो Vi हमने निकाला था V माइनस बी, Pi हमने निकाला है P प्लस A बाई V स्क्वायर, एंड रियल गैस इक्वेशन हमने Pi Vi इज इक्वल टू RT मानी थी। सो Pi की वैल्यू P प्लस A बाई V स्क्वायर, Vi की वैल्यू V माइनस बी, Pi Vi इक्वल टू RT था, तो Pi की जगह P प्लस A बाई V स्क्वायर, Vi की जगह V माइनस बी रखो, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस बी
is equal to RT, and this is van der Waal equation of state for 1 mole of real gas. 1 मोल वास्तविक गैस के लिए van der Waal अवस्था समीकरण हमारा ये होगा. फॉर n मोल गैस के लिए हमारी ये जो इक्वेशन है ये चेंज होकर हो जाएगी P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB is equal to nRT. This is van der Waal equation of state for n mole of real gas. n मोल वास्तविक गैस के लिए van der Waal अवस्था समीकरण होगा P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB is equal to nRT. Here the constants A and B have different values for different gases. तो यहां पर ये जो कांस्टेंट A and B थे इनकी वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगी. तो A तथा B नियतांकों का मान अलग अलग गैसों के लिए या विभिन्न गैसों के लिए अलग अलग होगा. तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं. यहां पर हमने एंड्रयू एक्सपेरिमेंटल कर्व के बारे में स्टडी की थी. क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होंगे, इन सब के बारे में डिस्कस किया था. एंड ऑल्सो हियर वी डिस्कस अबाउट van der Waal इक्वेशन ऑफ स्टेट. सो गुड बाय.